हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। आज हमारी यह जो 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए, उसमें आप सब अगर पहली वीडियो हमारी देखे होंगे तो जैसा कि मैंने उसमें अपने इस प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल में बताया था। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो यहाँ फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी स्टेट के और किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं जहां पर हिंदी से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो हमारी यह वीडियो नो डाउट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हमने टारगेट रखा है कि हम 10,000 प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं। इन 10,000 प्रश्नों में दो प्रकार के प्रश्न हम शामिल करते हैं। एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो संभावित प्रश्न होते हैं, नए प्रश्न होते हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं इस संभावना से कि यह विगत परीक्षाओं में एक ट्रेंड सा चला है, इस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो आशा यह की जाती है कि अगर आप 10,000 प्रश्नों की इस श्रृंखला को पूरी करते हैं तो यकीन मानिए जितने भी टीजीटी पीजीटी या सीयूईटी या किसी भी एग्जाम में आपके हिंदी से प्रश्न अगर कहीं पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 40 to 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं पिछले कई एग्जाम में जो पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो नए प्रश्न भी बनेंगे आपके, उन्हीं प्रश्नों को उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है, उन्हीं प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन से, उन्हीं की व्याख्या से किसी न किसी प्रकार से उस प्रश्न को घुमा फिरा के आपके सामने फिर से रख दिया जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी यह श्रृंखला चलाई जा रही है। तो चलिए आज हम अपनी इस श्रृंखला की चौथी वीडियो ला रहे हैं। अभी इसमें हम 25 प्रश्नों को शामिल करते हैं, यानी कि कुल 25 प्रश्न आपको हमारी एक वीडियो में मिलते हैं। लेकिन अगर हम एक्सप्लेनेशन को भी साथ मिला दें और अगर उनसे भी हम प्रश्न क्रिएट करें तो ले दे के आपको 50 से 55 प्रश्न मिल जाते हैं एक वीडियो में। अब यह बढ़ती रहेगी जैसा कि आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहा तो इसमें प्रश्नों की संख्या 50 से 100 भी की जा सकती है। तो चलिए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं, विलंब नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल पे पूरी वीडियो को देखिएगा अंत तक। अगर आपको अच्छा लगे कि यहाँ पर कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है साथ ही साथ विथ एक्सप्लेनेशन, और यह जो प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनके आने की संभावना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ आज के इस सेशन का। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? इस वाक्य में पूछ रहे हैं कि क्रिया विशेषण पद की जानकारी आपको देनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे विकल्प हैं। लगता है, क्या यह क्रिया विशेषण है उपरोक्त वाक्य में? मुझे उसका, क्या यह क्रिया विशेषण है? या फिर अच्छा, या फिर मीठा गाना? तो बात यहां यह करेंगे कि यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। कौन सा? क्रिया विशेषण पद। जिस शब्द से, हम यहां परिभाषा उसकी समझ लेते हैं, जिस शब्द से, जैसा कि हमारी हर वीडियो में एक्सप्लेनेशन होता है और हम प्रयास करते हैं कि बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो कह रहे हैं कि जिस शब्द से संज्ञा के, इस शब्द से संज्ञा का गुण, संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव, गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों, यानी कि पता चले, आदि लक्षित हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है? तो यह हमारा गुणवाचक विशेषण रहा। तो दिए गई परिभाषा के अनुसार अगर हम वाक्यों को देखते हैं तो हमारे पास सही विकल्प कौन सा लगता है? सी। ठीक है, सही विकल्प यहां क्या लगेगा? सी। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? अच्छा। ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, यह क्या होगा? ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता ये बता रहा है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ठीक है, उनकी यहां पे मिसिंग है, यहां होना चाहिए उनकी। ठीक है, उनकी
यहाँ पे वाक्य यह होना चाहिए। ये मैं हंस पद लगा रहा हूँ, हालांकि जब हंस पद लगता है तो इसे ऊपर लिखा जाता है, लेकिन ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया यहाँ। इसे हंस पद कहा जाता है। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वाक्य में विशेषण पद, वाक्य में विशेषण पद है, इनमें से कौन सा विशेषण पद है चलिए देखते हैं। तो आप देखिए, बिगड़ गई, उनकी आर्थिक स्थिति, तो यहां पर सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? सही विकल्प होगा आर्थिक। क्या होगा? आर्थिक। बात विशेषण की कह रही हैं, यानी कि जो विशेषता बताई जाए। तो वाक्य के अनुसार जो जो संज्ञा जो संज्ञा या सर्वनाम जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, से विशेषण कहते हैं। ये हो गया। तो अब यहां क्या हुआ? आर्थिक जो शब्द है इसके द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई। क्या बिगड़ गई है? आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ गई है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ। उसने कविता उसने कविता पढ़ी होगी। उसने कविता पढ़ी होगी वाक्य का काल है। काल के संदर्भ में पीछे भी हमने बताया था और यहां भी एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। उसने कविता पढ़ी होगी, हमारे पास विकल्प क्या है? आसन्न भूत हो सकता है, पूर्ण भूत हो सकता है, संदिग्ध भूत हो सकता है, सामान्य भूत हो सकता है, लेकिन यह कंफर्म है कि भूत में है। उसने कविता पढ़ी होगी। ठीक है, अब यहां हमें समझने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, यहां क्या बताया जा रहा है? इसमें संदेह बना रहता है। ठीक है, इस परिस्थिति में तो यहां सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा संदिग्ध भूत। क्यों होगा? कविता पढ़ी होगी, निश्चित नहीं है कि उसने कविता पढ़ी ही होगी। ठीक है, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। तो चलिए यहां देखते हैं। आसन्न भूतकाल की क्रिया, जो आसन्न भूतकाल रहते हैं इसमें क्या होता है? क्रिया की समाप्ति। ठीक है, क्रिया की समाप्ति, जो क्रिया समाप्ति हुई होती है, क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल या तत्काल ही सूचित होती है, तत्काल ही सूचित होती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? आसन्न भूत कहेंगे। पूर्ण भूत का क्या होता है? काल क्रिया के काल क्रिया के उस रूप को उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट स्पष्ट बोध होता है। स्पष्ट बोध होता है मतलब कि निश्चित रहे कि क्रिया इस समय समाप्त हुई है। ठीक है, क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। ठीक है, उसमें पूर्णभूत होता है। जैसे हम कहेंगे कि उसने मुरारी को मारा था। ठीक है, यहां देखिए उदाहरण में उसने मुरारी को मारा था। ठीक है, ये हो गया, उसने मुरारी को मारा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आप देखें तो इसमें क्या होगा कि इसमें पूर्ण भूत का पता चल रहा है, मतलब कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। ठीक है, सामान्य भूत की अगर बात करें, सामान्य भूत कहां होगा? भूतकाल की क्रिया के भूतकाल की क्रिया के विशेष विशेष समय
ज्ञान, विशेष समय ज्ञान न हो, ठीक है, क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, तो वहां क्या होगा, वहां सामान्य भूत होगा, ठीक है। जैसे मोहन आया, अब मोहन तुरंत आया या मोहन आ चुका था, इसके बारे में स्पष्ट यहां पता नहीं चल रहा है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, उसे हम सामान्य भूत कह देते हैं। और बाकी संदिग्ध का उदाहरण आपके सामने पड़ा हुआ है, उसने कविता पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, यह संदिग्ध भूतकाल होगा। इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। चले अगला, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक। चले इसके बारे में देखते हैं। पहला हमारा वाक्य, यह कोई काम नहीं है। दूसरा है, वह कौन जो पड़ा रो रहा है, ऐसा न हो कोई आ जाए, तुम क्या खरीद रहे हो। ये चार वाक्य कह रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम वाला कौन सा वाक्य इसमें से है। तो चलिए देखते हैं सही विकल्प हमारा क्या होगा। पहले देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से, ठीक है, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से, दो हो गया, सर्वनाम से वाक्य में, वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम, किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित की जाए, स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, ये दो आपको वहां, ये जो समुच्चय बोधक हैं, ये शब्द वहां आपको देखने को मिलते हैं। तो दिए गए वाक्य में अगर हम ध्यान दें तो जो और सो कहां दिखाई पड़ रहा है, आप देखते हैं पहले में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, केवल यहां हमें पकड़ा गया यह चोर, ठीक है। तो अब यहां पता चल रहा है कि इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम पता चला। आप इससे भी पता कर सकते हैं और परिभाषा से भी आप उसको उतारिए खरा, अगर वो खरा उतरता है तो वही सही होगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए, इसमें से विशेषण शब्द छांटना है। आपके पास है कविंत, जनपद और आचरण, ठीक है, आचरण और गंभीर, ये चार हैं। यहाँ थोड़ा सा सीरियल गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ देखते हैं सही विकल्प क्या हो। कह रहे हैं विशेषण शब्द छांटना है, यानी कि जो विशेषता बता रहा हो, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें विशेषण कौन किसके द्वारा बताया जा रहा है, तो हमारे पास विकल्प क्या है, कविंत तो नहीं बता रहा, ठीक है, इसके अलावा जनपद भी नहीं बता रहा, आचरण भी नहीं बता रहा, सही विकल्प क्या होगा, गंभीर है, गंभीर के द्वारा विशेषता बताई जा रही है, तो सही विकल्प यहाँ क्या होगा, सही विकल्प होगा गंभीर। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये तो जिससे विशेषता पता चल रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे क्या कहेंगे, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएं। चले अगला, वह इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है, अव्यय पद है इसमें, इसमें अव्यय पद, वह इधर उधर घूमती रहती है, कोई काम नहीं होगा, या एग्जाम खत्म होगा, या जो है प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ होगा इस बार, तो कह रहे हैं कि वह इधर उधर घूमती रहती है, तो इसमें क्या सही विकल्प होगा, देखते हैं, फिर थोड़ा सा क्रम उल्टा पुल्टा है।
तो चलिए इसको समझ के चलते हैं। रहती है वह इधर उधर घूमता, सही विकल्प यहाँ क्या होगा? तो सबसे पहले हम जैसा कि हमेशा करते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो कहते हैं जिसके रूप में लिंग, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, लिंग वचन पुरुष, कारक इत्यादि, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी परिवर्तन, ठीक है, विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्द को, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक, ये हो गया, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब जो यह वाक्य दिया हुआ है, यह वाक्य कैसा है? कह रहे हैं कि यहां हमारा सही विकल्प पहले ढूंढ ले। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, सही विकल्प क्या होगा? इधर उधर, विकल्प बी, इधर उधर। ठीक है, तो इधर उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने बाएं, आर पार, ये सब क्या है? ये यहां पे हमें दिशावाचक अव्यय कहा जाएगा। यह क्या है? दिशावाचक अव्यय। ठीक, दिशावाचक अव्यय कहा जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। विशेषण पद का परिचय, विशेषण पद का परिचय देते हुए समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? विशेषण पद का परिचय देते समय, ठीक है, क्या बताना आवश्यक नहीं होता? यहां देखिए कॉमा होना चाहिए। यही होता है ना कि कॉमा का कितना महत्व है, विराम का। आप इसे समझ सकते हैं, यहां अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम एक वीडियो लाएंगे केवल कॉमा पर, विराम जो होते हैं आपके विराम चिन्ह, उस पर वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां बताना है विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, क्या बताना आवश्यक नहीं होता देखते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पे विशेष्य ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लिंग ये भी जरूरी नहीं है। सही विकल्प हमारा क्या होगा? क्रिया, वचन भी जरूरी नहीं है। विशेषण का परिचय देते समय, विशेषण का परिचय देते समय, परिचय देते समय क्रिया बताना आवश्यक नहीं है। ठीक, आपको विशेष्य बताना पड़ेगा, लिंग भी बताना पड़ेगा, वचन भी बताना पड़ेगा, लेकिन क्रिया बताना आवश्यक नहीं है। देखिए विकल्प के हिसाब से गलत है, लेकिन ये आपको बताने पड़ेंगे। चले अगले प्रश्न की तरफ। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सुश्री, प्रथम, हिमा दास या दौड़, इसमें से भाववाचक क्या होगा? तो जैसा कि हम पहले समझ लेते हैं क्या है संज्ञा का निर्माण। कैसे होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण? भाववाचक संज्ञा के निर्माण में जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय आदि में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। आदि में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। यहां पर क्रिया से भाववाचक का निर्माण हुआ है। क्रिया से भाववाचक का निर्माण हुआ है। कौन सी क्रिया? दौड़ना। ठीक है, दौड़ एक क्रिया है। दौड़ना क्रिया से दौड़ भाववाचक। ठीक है, यहां पर, ठीक है, दौड़ना क्रिया से, क्रिया से दौड़, दौड़ भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपकी समझ में ये चीजें आ चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न है। वाक्य में
क्रिया विशेषण पद कौन सा है? वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? परीक्षा नजदीक है, कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, ये वाक्य दिया गया है। ठीक है, परीक्षा नजदीक है, यहां से वाक्य पढ़े। कुछ पढ़ भी लो। ठीक है, कुछ भी पढ़ लो और कुछ पढ़ भी लो, दोनों में देखिए अंतर आ जाता है थोड़ा सा आगे पीछे करने पे। चले, परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। ठीक है, इसमें से कह रहे हैं कि विशेषण पद कौन सा है, तो देखते हैं। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो वाक्य में कुछ क्रिया विशेषण पद है। कुछ क्या है? यह क्रिया विशेषण पद है। कुछ पढ़ लो, पढ़ना तो है, कुछ पढ़ लो, क्योंकि यह पढ़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, पढ़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक, चले अगला। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। शक्ति, प्रभाव, पाक्षिक, सन्यासी। इसमें विशेषण शब्द सुनना है। यहां पक्ष, जो पक्ष पाक्षिक है जो आपका, ठीक है, पक्ष संज्ञा विशेष्य। ठीक है, संज्ञा विशेष्य तथा इक प्रत्यय, इक प्रत्यय लगाकर पाक्षिक विशेषण शब्द बना है। पाक्षिक विशेषण शब्द बना है। ठीक है, ये हुआ यहां पर। ठीक, चले अगला। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा जब यहां नहीं है या हाँ पूछा जाए। कह रहे हैं प्रेरणार्थक, यानी कि कर्ता स्वयं नहीं करता, उसके दिए निर्देश या उसकी दी प्रेरणा के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहां क्या है हम देखते हैं। जिन क्रियाओं से, सबसे पहले देखेंगे परिभाषा, अगर नहीं भी आपने कभी पढ़ा है तो भी सीख जाएंगे। जिन क्रियाओं से, जिन क्रियाओं से इस बात का, इस बात का बोध हो कि, इस बात का बोध हो कि कर्ता, कि कर्ता स्वयं, कर्ता स्वयं कार्य न कर, कार्य न कर किसी, किसी दूसरे, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हुआ। अब यहां देखिए आप, जैसे आपका जो विकल्प यहां दिया गया है इसमें सीखना, ठीक है, सीखना नहीं होगा। ठीक है, ये ये सही होगा, इसका विकल्प के अनुसार ये होगा, क्योंकि सीखने में क्या है, कर्ता के द्वारा स्वयं सीखा जा रहा है। लिटाना, लेटना से लिटाना बना, मतलब किसी को आप लेटा रहे हैं, कर्ता स्वयं नहीं लेट रहा है। जगाना, कर्ता स्वयं जाग नहीं रहा है, किसी के द्वारा जगाया, किसी को जगा रहा है। बुलाना, ठीक है, खुद नहीं जा रहा या खुद नहीं बुला रहा, बुलाना, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? लिटाना, जगाना, बुलाना, दिलाना, लिखाना, पिलाना आदि ये क्या है? ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं कही जाएंगी। ठीक है, दासत्व, दासत्व की बात करें, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व, ठीक है, चलिए देखते हैं। व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक, क्या होगा यहां पे? देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जैसा कि इससे पहले मैंने बताया, जो जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम और अव्यय, और अव्यय में प्रत्यय लगाकर,
इसमें क्या करना होता है, बस आपको प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय लगाकर इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, किसका? भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहां आप अगर देखें तो दास जातिवाचक संज्ञा है। दास क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दासत्व में दास से जिसमें तो प्रत्यय, दास है, दास है, इसमें तो प्रत्यय लगाया। ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास शब्द? हमारे पास बन गया दासत्व। ठीक है, दासत्व बन गया। भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा ध्यान रखिएगा, ये प्रायः बहुवचन नहीं होते, बहुवचन नहीं होते। ठीक है, बहुवचन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ चुका। जैसे मातृ से मातृत्व, पिता से पितृत्व, इस तरह के शब्द। ठीक है, चले। सब पेड़ में, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब जो होगा किस प्रकार का विशेषण होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। यहां सब पेड़ में जो सब है यह अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक नहीं है, निश्चित भी नहीं है, क्योंकि अगर निश्चित होता तो 10 सेब है, 15 सेब है, 50 है, परिमाण परिमाण भी नहीं है, क्योंकि इन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या कह रहे हैं कि सब पेड़ में, सारे पेड़ों में। ठीक है, सारे पेड़ों में, तो यहां सब शब्द पेड़ की कोई निश्चित संख्या नहीं बता पा रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। पहले से बहुत धीरे धीरे बोलने वाला मैं, में पहले से बहुत धीरे धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? इसमें कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध? तो इसमें आप अगर देखें, क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध को ध्यान रखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध को बताने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ये हमेशा क्रिया के पहले प्रयुक्त होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ये हमेशा क्रिया के पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा क्रिया विशेषण पदबंध। सही विकल्प क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विधेय के अंतर्गत, विधेय के अंतर्गत आता है, विधेय के अंतर्गत क्या आएगा भाई? तो देखते हैं, चलिए। ठीक है, वाक्य में जो वाक्य होता है उसके दो भेद होते हैं। कोई भी वाक्य है, ठीक है, इसके दो भेद होंगे। कौन कौन से दो? एक होगा उद्देश्य, एक क्या होगा? उद्देश्य होगा, और एक क्या होगा? एक विधेय होगा। एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, ठीक है, जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए, ठीक, जिसके विषय में कहा जाए वो क्या होगा? वो उद्देश्य होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? कर्ता का विस्तार होता है। ठीक है, कर्ता का विस्तार होता है, विस्तार होता है। वाक्य उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, ध्यान रखिएगा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी, जो कुछ भी कहा जाए, कहा जाए उसे, या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं, जैसा कि यहां लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको विधेय और उद्देश्य दोनों समझ में आ गए होंगे। तो यहां विधेय के अंतर्गत क्या आता है? विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया। विधेय के अंतर्गत क्या आएगी? कर्म और क्रिया। निम्नलिखित में से
कौन सा अव्यय का भेद नहीं है पूछा जा रहा है, अव्यय का भेद नहीं है। ठीक है, तो यहां ऐसे शब्द जिसके रूप में, ऐसे शब्द जिसके रूप में, जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष, कारक, काल इत्यादि के प्रभाववश, के प्रभाववश कोई विकार उत्पन्न न हो, कोई विकार या परिवर्तन, विकार उत्पन्न न हो, वे अव्यय या अविकारी, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, इसके चार भेद हैं, इसके चार भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये इसके चार रूप होते हैं। तो इसका सही विकल्प हमारा क्या हुआ? सही विकल्प यहाँ पे बच्चों सी होगा, परिमाण बोधक। सही विकल्प क्या होगा? परिमाण बोधक। चले अगला, कतिपय हिंदी वैयाकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? देखते हैं किसके लिए किया जाता है। क्रिया के लिए तो नहीं, विशेषण के लिए भी नहीं, संज्ञा के भेद के लिए किया जाता है। ठीक है, चलें इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखते हैं तो इनके बारे में क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं जो वैयाकरण होते हैं, संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग संज्ञा के भेद के लिए प्रयोग किया जाता है। और संज्ञा के भेद कितने होंगे? अगर हम बात करें संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इसके अलावा भाववाचक, के अलावा चलिए इधर से निकाल देते हैं इसे, इसके अलावा समूहवाचक, इसके अलावा एक आपका आखिरी द्रव्यवाचक। ठीक है, ये क्या है? ये संज्ञा के विभिन्न भेद हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? पूछ रहे हैं कौन सा शब्द यहाँ विशेषण? मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। मेजपोश नहीं है, मिठास भी नहीं है और सरलता भी नहीं है। सही विकल्प क्या होगा? सौतेला। शब्द विशेषण है सौतेला भाई, जबकि मेजपोश, मिठास और तरलता ये तीनों क्या है? ये तीनों संज्ञा है। ठीक है, ये तीनों क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है, चलें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है पूछा जा रहा है। सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो कौन, कोई, उसने, 10 गुना। ठीक है, कौन, बिल्कुल कोई भी, उसने भी, सही विकल्प यहां 10 गुना होगा। ठीक है, 10 गुना शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। जबकि कौन, कोई, किसने ये सारे क्या हैं? सारे सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चले अगले प्रश्न में, हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? हिंदी में काल निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान जो होता है काल निर्धारण में, क्रिया का। किसका? संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं, विशेषण। सही विकल्प क्या होगा? क्रिया का। ठीक है, तो रचना के आधार पर अगर हम बात करें, कभी कभी थोड़ी सी पेन गड़बड़ हो जाती है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर दो भाग इसके हो सकते हैं। कौन से? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। जहां पर वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया
कर्म मौजूद हो और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा हो तो वहां सकर्मक होगी, जबकि अकर्मक में कर्म का अभाव होता है। जैसे बच्चा सोता है, ठीक है, बच्चा सोता है, ठीक है, यह क्या होगा, अकर्मक हो गया क्योंकि यहां कर्म का अभाव है। ठीक है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है क्या, पुस्तक, या कह सकते हैं कि वह साइकिल चलाता है, वह साइकिल चलाता है, तो क्या चलाता है, साइकिल चलाता है, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सकर्मक अकर्मक या क्रिया से संबंधित कोई लॉन्ग वीडियो आपको मिले जिसमें डिटेल में चीजों को समझाने का प्रयास किया गया हो या समझाया गया हो, तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगर कमेंट्स ज्यादा आए, शेयर वीडियो ज्यादा हो रही, तो नो डाउट इस पे एक वीडियो बनाई जा सकती है। वैसे भी हम लाएंगे, प्रोग्राम हमारा है, हम बड़ी वीडियो लाएंगे जरूर। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, चलिए देखते हैं। गरीब, गरीबों, गरीबी, गरीबतम। अब इसमें भाववाचक पूछ रहे हैं। गरीब एक विशेषण शब्द है, क्या क्या, गरीब एक विशेषण शब्द है, ठीक है, यहां पर विशेषण शब्द है, हालांकि विकल्प हमारा कौन सा है, गरीबी, भाववाचक संज्ञा गरीबी है, ठीक है। गरीबतम विशेषण की उत्तमावस्था है, यह विशेषण की उत्तमावस्था बता रहा है, ठीक है, और विशेषण की तीन अवस्था, और ये क्या हो गया, गरीब, ये भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक। निम्न में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा देखते हैं इसकी कौन सा होगा यहाँ भाववाचक, तो सही विकल्प यहां हमारा क्या होगा, बी, गरीबी। गरीबी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, और गरीबतम ये क्या हो गया, विशेषण की उत्तम अवस्था हो गई। जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण पढ़ने के दौरान हम इसकी तीन अवस्थाओं के बारे में भी बात करते हैं। ये तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, एक मूलावस्था, किसी की मूलावस्था की बात कर रहे हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तरा अवस्था, दूसरा उत्तरा अवस्था, और तीसरा जो होता है उत्तमा अवस्था होता है, उत्तमा अवस्था होता है। तो एक गरीबतम जो है ये उत्तमा अवस्था में लिखा गया है, ठीक है। चले अगला, मजदूर मालिक के यहां रहता है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बताइए, मजदूर मालिक के यहां रहता है, सही विकल्प इसका क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं, दिशा सूचक, दिशा संकेतक क्रिया विशेषण, दिशा होगा, विशा नहीं, संकेतवाचक अव्यय नहीं है, सही विकल्प यहां क्या होगा, संबंध सूचक अव्यय। इस वाक्य में रेखांकित पद संबंध सूचक अव्यय है। अब इसके थोड़ा सा बारे में थोड़ी जानकारी है, जिन शब्दों की वजह से, ठीक है, जिन शब्दों की वजह से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किन्हीं और शब्दों से जुड़ता हो वहां पर संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय होता है, ठीक है, अव्यय होता है। जैसे कमरे के बाहर सामान रखा है, तो यहां मजदूर मालिक के यहां रहता है, तो यहां पे जो यहां शब्द है ये रेखांकित था और इसीलिए संबंध सूचक अव्यय हुआ। बता रहे मजदूर है, मालिक के यहां रहता है, यहां रहता है, मालिक के यहां, ठीक है, उससे उसके संबंध के बारे में पता चल रहा है। चले अगला, चिन्हित कीजिए, ठीक है, चिन्हित करना है। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना, सो जाइए ना। तो यहां रेखांकित पदों, रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित करना है। प्रश्न पूरा नहीं आ पाया है यहां, ठीक है, प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं, सही क्या होगा प्रश्न, एक सेकेंड, सही प्रश्न होगा, निम्नलिखित वाक्य में निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का, पदबंध का
नाम चिन्हित कीजिए, नाम चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो ये दिया है। अब इसमें क्या करना है आपको, सर्वनाम पदबंध नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, क्रिया पदबंध भी नहीं है, और ये संज्ञा पदबंध भी नहीं है। ये क्या होगा सही, क्रिया विशेषण पदबंध होगा, ठीक है। इसमें क्रिया विशेषण पदबंध आएगा। चले अगला, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए। सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प यहां होगा उसे, यहां पर विक्रेतव्य नहीं, संबंध सूचक नहीं, कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रश्न हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेशन का, यह यहां पे यह देखिए कॉमा में है, यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक, ठीक। तो आपको यहां सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या होगा, यह, ठीक है। निज नहीं है, पुरुष भी नहीं है, संबंध में, सही विकल्प क्या होगा, निश्चयवाचक, ठीक है। आप, मैं, तुम, जो, सो, ठीक है। आप क्या होता है, निजवाचक, ठीक है, निजवाचक। मैं और तुम क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक। और जो सो क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक। अभी इसका उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था, संबंधवाचक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज की यह वीडियो सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया। आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो अब जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, लाइक को भी दबा ही दिया करिए बटन, कितना सेकंड लगता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या पता चलता है कि हमें लगता है कि हाँ बच्चों को, लोगों को पसंद आ रही वीडियो, तो हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें, नई नई चीज़ें खोजने का प्रयास करें। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी निरंतर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।